सेक्शन का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री और इस फिजिकल केमिस्ट्री में पहले चैप्टर का नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स और इस केमिकल एनर्जेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल के लेक्चर में? कॉपी दे दें। केमिकल एनर्जेटिक्स में हम इंथैल्पी चेंजेस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इंथैल्पी चेंजेस या फिर क्या, या फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस। या तो हमने इंथैल्पी चेंजेस पढ़े हैं या स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस पढ़े हैं। प्लीज बताइए इंथैल्पी चेंजेस कौन कौन से पढ़े हैं? डेल्टा एच, जस्ट सिर्फ इंथैल्पी वाले। एटमाइज करना पड़ा है, डेल्टा एच आयनाइज करना पड़ा है, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ा है, फिर डेल्टा एच आयनिक बॉन्ड तोड़ना पड़ा है, फिर डेल्टा बनाना पड़ा है, फिर एक डेल्टा एच हाइड्रेशन, कोई आयन डायपोल फोर्स बनानी है, तोड़नी पड़ी है, फिर बॉन्ड एनर्जी भी हमने कहीं पड़ी हुई है। ये सारी वो वैल्यूज हैं जिनको हम क्या कहते हैं? बस मुझे उनकी चाहिए जो केमिस्ट्री नहीं लेते, फिर उनमें से कौन कंप्यूटर भी नहीं लेता। ठीक, अच्छा जी, क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है भाई? ये हमारे पास हो रही जस्ट एंथैल्पी चेंजेस, क्योंकि ये क्या सिचुएशन है? ठीक है जी भाई, ये जस्ट एंथैल्पी चेंजेस हैं। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस में क्या होता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस में क्या सीन है भाई? सर जिनके साथ ऊपर हमने थीटा लगाया होता है, डेल्टा एच आर थीटा, डेल्टा एच एफ थीटा, डेल्टा एच सी थीटा, डेल्टा एच एन ई यू टी थीटा, डेल्टा एच एस ओ एल थीटा। जी तो भाई यहां तक किसी को परेशानी है जी? एनीवन? ओके। मैंने इनमें से जितनी भी आपकी टर्म्स हैं, मुझे लगता है मैंने वो सारी टर्म्स को बारी बारी करके एक्सप्लेन कर दिया है। इनिशियली मैंने यहाँ से डेल्टा एच आर से स्टार्ट किया, फिर मैंने डेल्टा एच एफ से स्टार्ट किया, फिर मैंने डेल्टा एच सी समझाया, फिर मैंने डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन समझाया। हाँ, ये मैंने कहीं एंड पे जाके समझाने की कोशिश की। फिर मैंने बीच में एटमाइजेशन ले आया, फिर बॉन्ड एनर्जी ले आया, फिर आयनाइजेशन ले आया, फिर एफिनिटी ले आया, फिर लैटिस ले आया, फिर हाइड्रेशन ले आया। एंड आई बिलीव ये जितनी भी कुछ 10 या 11 डेफिनेशंस पर बनती हैं, मैं ये सारी की सारी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इनमें से कौन सी वाली पॉजिटिव है, कौन सी वाली नेगेटिव है, कौन सा स्टेप एक्सो है, कौन सा स्टेप एंडो है, क्या उसका सीक्वेंस है, क्या नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, लेकिन अभी तक हमने बारी इंडिविजुअली सीखा सबको, किस किस रिएक्शन में क्या क्या स्टेप्स होंगे, ये बात अभी तक हमने नहीं की है। किसी भी रिएक्शन की जो डायरेक्ट रूट है वो तो हमें पता है, किसी भी रिएक्शन की जो इनडायरेक्ट रूट है हमें एएस में बड़ा मुश्किल लगता था। ये हमें एएस के इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि बॉन्ड एनर्जीज वाला सवाल मुश्किल लगता था। मुझे नहीं लगता कि इसमें डेल्टा एच एफ ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ द रिएक्टेंट्स मुश्किल होता था। मुझे नहीं लगता वो डेल्टा एच सी ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस डेल्टा एच सी ऑफ द प्रोडक्ट्स मुश्किल होता होगा। मुश्किल होती होगी तो कहाँ? हेसेस लॉ के अंदर मुश्किल होती थी कि सर यार ये स्टार्ट कहाँ से करें तो एंड कहाँ से करें, ये डायरेक्ट रूट कैसा होता है तो इनडायरेक्ट रूट कैसा होता है। तो उसकी वजह ये थी कि एएस लेवल पर उस बात को आधा और अधूरा पढ़ाया जाता है। हाँ, अब A2 के अंदर क्या करेंगे, जब उसी बात को मैं मुकम्मल करके समझाने की कोशिश करूंगा तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि क्या होगा भाई, आपको सारी बात समझ भी आ ही जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं जनाब जी, इन डेफिनेशंस को ख़त्म करते हैं और अपने अगले टॉपिक का आगाज़ करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज का मेरा टॉपिक क्या है, वो ये है कि यार हाउ टू फाइंड द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। ये लिखें जी, इसमें भी एएस वाली बात है। वैसे थोड़ी मैं वो एएस वाली बातों को निकाल कर ही आगे A2 वाली बात को लेके जाऊंगा। देखिए जी क्या लिखा है,
हाउ टू फाइंड, क्योंकि अभी तक तो हमने सीखा है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होती क्या है, ठीक है, उसके नाम सीखे हैं। सादी एंथैल्पी चेंज क्या होती है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होती है। अब जो मेरा टाइटल है टॉपिक का वो क्या है, हाउ टू फाइंड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, जी तो भाई प्लीज मुझे बताएंगे कि आप कैसे निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। वैसे होता क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ आर होता है। क्या होता है जी, डेल्टा एच ऑफ आर होता है। तो लो जी ये तो मैं मिटा रहा हूं, फिर मेरा टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक एंथैल्पी चेंज नहीं है, मेरा टॉपिक स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है, जिसके लिए सिंबल आप क्या देते हैं, जिसके लिए सिंबल आप देते हैं सर जी क्या, डेल्टा एच आर और ऊपर थीटा। और उसको निकालने का तरीका क्या है जी भाईजान, कैसे निकालते हैं जी सर जी? उसको निकालने के लिए हमारे पास, मैं वो ऑर्डिनरी लेवल के तरीकों से बात स्टार्ट करता करता आगे तक जाना चाहूंगा। मुझे बताएं सबसे पहला तरीका क्या होता है इस डेल्टा एच आर को निकालने का? हाँ जी, डेल्टा एच आर इज इक्वल टू क्या, एच इन माइनस एच आउट। व्हाट इज दिस एच इन माइनस व्हाट इज दिस एच आउट? देयर इज दिस एच इन माइनस एच आउट जनाब। अच्छा, ये एच इन किसको कहते हैं? जो आप एनर्जी गिवन इन टू द सिस्टम होती है टू डू व्हाट, टू ब्रेक द बॉन्ड्स। ये एच आउट क्या होता है? एनर्जी रिलीज्ड बाय द सिस्टम व्हेन बॉन्ड्स आर। ये ज्यादातर किन बॉन्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है कॉन्सेप्ट? कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए होता है? कोवेलेंट मतलब ऐसा रिएक्शन जिसके एलिमेंट्स में भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और जिसके प्रोडक्ट्स के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं सर जी वो एलिमेंट्स वाले कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ेंगे, मतलब रिएक्टेंट्स वाले कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ेंगे और प्रोडक्ट्स वाले कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। आई थिंक ये वाला जो काम है ये कब ज्यादा अप्लाई होता है? गिवन व्हाट, गिवन कौन सा डेटा? गिवन बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज, ठीक है, गिवन बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज। जब आपको बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज दे दी गई हो तो आप ये वाला काम करते हैं। बिकॉज इसको मुझे कहना क्या चाहिए, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ क्या, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ क्या जी, बताएंगे प्लीज? एच इन के लिए कौन सी बॉन्ड एनर्जीज है? सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। कि जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं उनके जितने भी बॉन्ड्स हैं उनकी तमाम वैल्यूज का सम यहां लिखें, और जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो भी बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यूज का सम यहां लिखें, और दरम्यान में क्या लगा दें सर? दरम्यान में माइनस लगा दें। बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज का मतलब क्या था सर? वो ई की वैल्यूज हमें गिवन हो, कोई भी एक्स लाइक रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में से किसी भी सब का, बल्कि हमें वैल्यूज गिवन होनी चाहिए। तो उस हिसाब से क्या निकल आता है सर जी? उस हिसाब से हमारा ये डेल्टा एच ऑफ आर निकल आता है। किसी को मसला जी? अगर इसमें मसला है तो एएस वाले नोट्स निकालिएगा, उसमें 2 न्यूमेरिकल्स, एक मैंने सॉल्व किया और एक खाली छोड़ा हुआ है, उसको प्लीज सॉल्व कर लेंगे। कोई मसला हो तो कल मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है जी? आगे चलें, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या, सेकंड तरीका क्या होता है सर? ये सेकंड तरीका हमारे पास होता है डेल्टा एच का क्या करने के लिए, होता है डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ, अगर आपको क्या गिवन हो, सम ऑफ डेल्टा एच एफ ऑफ क्या जी, यहां पहले किसके होते हैं? प्रोडक्ट्स माइनस द सम ऑफ डेल्टा एच एफ ऑफ क्या जनाब? द रिएक्टेंट्स। अगर आपको
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जितने भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, हर सब्सटेंस का क्या बताया गया हो, अगर आपको हर सब्सटेंस का क्या बोलते हैं डेल्टा एच एफ की वैल्यूज बताई गई हो, तो ये वाला काम कब करते हैं जी? व्हेन गिवन इज क्या, गिवन कौन सी वैल्यूज? डेल्टा एच एफ वैल्यूज। ठीक है, जब आपको डेल्टा एच एफ की वैल्यूज दी जाती हैं, जब आपको डेल्टा एच एफ की वैल्यूज दी जाती हैं, यार एक चेक करें कि इसे रेड मार्कर मुझे ला के दें, ऊपर से देखें रेड मार्कर ला दीजिएगा। डेल्टा एच एफ क्या होता है वैसे? स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज। अगर आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सब की डेल्टा एच एफ की वैल्यूज गिवन है, तो सीधा सीधा काम होता है डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ, ये भी हमारा एएस का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को रिवाइज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो मेरे जो वो ओ लेवल के ए लेवल वाले नोट्स हैं एएस वाले, मैंने ग्रुप पे भी भेजे हुए हैं, आप लोगों के पास हार्ड फॉर्म में भी होंगे, वहां से कंसल्ट कीजिए। वहां भी 2 सवाल होंगे, एक आधा मैंने सॉल्व किया हुआ होगा, एक आधा खाली होगा, वहां से दोबारा क्या कर लीजिएगा सर जी, वहां से दोबारा उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बहरहाल अगर हम यहां से आगे चलते हैं तो एक तीसरा क्या तरीका होता था सर जी? तीसरा तरीका होता था डेल्टा एच ऑफ आर निकालने का। क्या? समटाइम्स जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वाला कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होता था, तो वहां हमारे पास उसके रिएक्टेंट्स की भी कंबस्शन की वैल्यूज गिवन होती थी और उसके प्रोडक्ट्स की भी कंबस्शन की वैल्यूज गिवन होती थी। तब हम क्या करते हैं, तब हमारे पास क्या तरीका होता था? सम ऑफ डेल्टा एच क्या? सी ऑफ क्या? ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस द सम ऑफ डेल्टा एच सी ऑफ क्या? ऑफ द प्रोडक्ट्स। जी तो भाई ये वाला काम हम कब एक सेकंड रुको, कब करते थे? ये वाला काम तब करते थे अब गिवन क्या होता था? गिवन डेल्टा एच सी की वैल्यूज। जी तो भाई यू नो व्हाट इज हैपनिंग, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास डेल्टा एच निकालने के कितने तरीके हैं? वो जो एच इन माइनस एच आउट है बहुत ऑर्डिनरी तरीका है, उस तरह से ना लिखें जी, बात यही वाली है। एक होता था जब गिवन बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज। हेलो जी, 3 लेवल्स आगे जनाब हमारे पास। अगर सवाल में बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज हैं तो बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स। सवाल में डेल्टा एच एफ की वैल्यूज हैं तो डेल्टा एच एफ ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर सवाल में डेल्टा एच सी की वैल्यूज हैं तो डेल्टा एच सी ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस डेल्टा एच सी ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इन्हों सीक्वेंस कैसे जा रहा है? इस केस में रिएक्टेंट्स पहले, प्रोडक्ट्स बाद में, इस केस में प्रोडक्ट्स पहले, रिएक्टेंट्स बाद में, इस केस में फिर से रिएक्टेंट्स पहले, प्रोडक्ट्स। किसी को मसला है भाई इस बात से? एनीवन? अच्छा, फिर हमारे पास एक चौथा तरीकाकार हुआ करता था, जी भाई वो चौथा तरीका क्या हुआ करता था? वो जो एक एक्सपेरिमेंटल मेथड था, वो क्या था? कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, क्या हुआ है? कितनी एनर्जी रिलीज हुई है पर क्या? पर कितने मोल्स इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप देखें तो डेल्टा एच ऑफ आर की यूनिट्स क्या होती हैं? किलो जूल पर, ये क्या होता है? जूल एनर्जी होती है, पर मोल क्या होता है? सर मोल होता है। ये लें जी, अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फार्मूला इस्तेमाल करूं तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है? सर डेल्टा एच की यूनिट्स होती हैं किलो जूल पर मोल, तो किलो जूल होती है एनर्जी, पर मोल होता है मोल। हम देखते हैं कितनी एनर्जी रिलीज हुई, वो कैसे देखते हैं कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, एब्जॉर्ब हुई? सर वो होता है एम सी डेल्टा टी। हाँ वो प्लस है कि माइनस है हम देख लेते होते हैं, वो कैसे देखते हैं? अगर एनर्जी रिलीज हुई हो, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हो, तो हम एंड पे क्या करते हैं? माइनस लिख देते हैं। अगर एनर्जी डिक्रीज हुई हो, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ हो, इसका मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब हुई भी है, तो हम तब क्या करते हैं? प्लस करके लिख देते हैं। एंडो एक्सो की हम यहाँ पे सेटलमेंट कर लेते हैं। एम सी डेल्टा टी से होता क्या है? जवाब आता है जूल्स के अंदर। किसके अंदर आता है? तो उसको किलो जूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सर जी 1000 से डिवाइड कर देते हैं। फिर ये मोल्स कैसे निकालते हैं? सर जो भी हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, कौन? जो भी हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है उसके मास को ओवर एमआर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप चाहें
उसके m को ओवर mr कर देते हैं। लेकिन ये m कुछ और है और ये वाला m कुछ कैसे, ये m कौन सा है, वो m कौन सा है, वो मिला के सर ये वाला m क्या है सर, ये पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम है बेसिकली। ये क्या है, ये पूरे सोल्यूशन का मास है। जिस पूरे सबस्टांस का टेम्परेचर क्या हो रहा है, ये जो पूरा बीकर है, जिस बीकर में आप रिएक्शन कर रहे हैं, इनफैक्ट कोई न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं या कोई सोल्यूशन कर रहे हैं, जो भी आप रिएक्शन किसी बीकर में कर रहे हैं, उसका कुल मिलाकर मैस है ये कैलोरीमीटर का मैस है जी, जिसमें वो कैलोरीमीटर के अंदर जितना भी आपने क्या रखा हुआ है, जितना भी आपने क्या रखा हुआ है, कोई ना कोई लिक्विड या कोई ना कोई सारो, मतलब पूरे रिएक्टेंट्स, पूरा प्रोडक्ट, सबका टोटल मास है। सी क्या है, उस सब्सटेंस का पूरे का स्पेसिफिक कैपेसिटी। डेल्टा टी क्या है, थर्मोमीटर ने कितना टेम्परेचर ऊपर किया, कितना टेम्परेचर नीचे किया है, 1000 से क्यों डिवाइड किया है, वो किलो में कन्वर्ट करने के लिए। ये मास किसका है, ये वो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसका m ओवर mr है। तो प्लीज याद रखने वाली बात है कि यू नो व्हाट इज हैपनिंग। ये वाला काम हम कब करते थे सर जी, ये वाला काम तब करते हैं जब क्या होता है, जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। व्हाट इज मेंट बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, क्या क्या उसको देना चाहिए, उसको देना चाहिए m ऑफ क्या, m ऑफ द सोल्यूशन, सी हमें वैसे ही पता होता है, फिर डेल्टा टी ऑफ द सोल्यूशन या रिएक्शन मिक्सचर। सोल्यूशन से बेहतर है क्या लिखूं, रिएक्शन मिक्सचर लिख दूं, तो डेल्टा टी ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर गिवन होना चाहिए। फिर m ऑफ द क्या, m ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट भी गिवन होना चाहिए जी। तो भाई इसके तो आपने कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है कोई प्रैक्टिकल्स टाइप फिनोमेना भी पढ़ा होगा। इसके प्रैक्टिकल्स भी बंदे ने क्या किया होता है, वो भी किए होते हैं भाई। ये 4 तरीके हो गए। इसके बाद भी एक तरीका होता है, और अगर आपको यहां भी कहीं मसला है तो क्या करें, फिर पुत्र मेरे एएस के नोट्स में जाएं, वहां फिर 2-3 सवाल हुए होंगे, एक मैंने सॉल्व किया होगा और एक खाली छोड़ा होगा, ठीक है, तो वो आप वहां से जाके देख लीजिए, कंसल्ट कीजिए वहां से, होपफुली आपको सारी बात समझ आ जाएगी। कोई मसला तो हाथ खड़ा करें, एनीवन। अच्छा, एक और काम करते हैं जी, यहां जगह खत्म हो गई है। फिर डेल्टा एच आर निकालने का एक और कॉन्सेप्ट भी हमारे, इससे पहले उस कॉन्सेप्ट पे जाऊं, पुत्र पढ़ाना ही है या मुझे पढ़ाना चाहिए, है जी। इनमें से कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता होगा सर जी नहीं प्लीज़ पढ़ा दें, हैं, रीटेक वालों को भी अगर लगता है तो बता दें, बस इतनी रिविजन होगी रीटेक वालों के लिए भी कि पुत्र ये मैंने आपको 4 मेथड्स लिख दिए हैं, इनिशियली इन 4 मेथड्स के क्या करें, रटे मारें, और इनकी प्रैक्टिस के लिए क्या करें, वो नोट शीट है, उस नोट शीट से जाके सवाल सॉल्व करें। जब वो हो जाएं तो फिर मुझे बताएं, मैं वर्कशीट भी भेज दूंगा, ठीक है, फिर उस वर्कशीट से भी जाके उसके सवाल सॉल्व करें, ठीक है जनाब, ओके जी, आगे चलेंगे। खैर मैं वैसे आज एहतियातन भेज ही दूंगा, आज मैं सिर्फ रीटेक वाले ग्रुप पे नहीं, पूरी क्लास के ग्रुप पर 2 काम करूंगा। एक मैं ये केमिकल एनर्जेटिक्स वाले जो नोट्स हैं वो दोबारा भेज दूंगा, और जो केमिकल एनर्जेटिक्स से रिलेटेड क्या है, उससे रिलेटेड जो वर्कशीट है मैं जनाब वो भी आपके पूरे नॉर्मल ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा, ताकि अगर जिन्होंने A2 भी करना है तो वहां से रिवाइज करें तो बड़ी बेहतर बात है। खैर बहरहाल अगली बात क्या है जी, अगली बात यह है कि सर कोई और भी तरीका हुआ करता था इस एनर्जेटिक्स के लिए। एक 5वां कॉन्सेप्ट भी हमारे पास होता था, उस 5वें कॉन्सेप्ट का नाम क्या था जी सर, उसका नाम था हेसेस लॉ। अच्छा जी, खैर एक सेकंड रुकिए, मुझे सोचना है कि मैंने हेसेस लॉ पे जाना है कि नहीं जाना है। A2 वाली स्पेसिफिकेशंस फॉलो करूं, बल्कि इससे पहले कि मैं A2 वाली फॉलो करूं, मैं चाहता हूं ज़रा AS वाली स्पेसिफिकेशंस भी देख लूं। वहां से देखते हैं कि AS की क्या कहानी है। AS वाले ने पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एक टॉपिक बनाया हुआ है कि आपको पहले ही चैप्टर में आयनाइजेशन एनर्जी की बड़ी सारी डिटेल पता होनी चाहिए। खैर वो हम रीटेक की क्लास में डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन मुझे अगर जानना है किधर एनर्जेटिक्स वाले टॉपिक की स्पेसिफिकेशंस में,
तो AS वाला कहते हैं जी क्या क्या पता होना चाहिए। सुने जी, AS में एनर्जेटिक्स में पहली लाइन लिखी है जी एंथैल्पी चेंज लाइक डेल्टा H। Understand the chemical reaction that the chemical reactions are accompanied by enthalpy changes and these changes can be exothermic or endothermic। किसी को मसला है? Construct and interpret a reaction pathway diagram, वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वाली वो भी हो गई, in terms of enthalpy change of the reaction and in terms of activation energy। I think वो भी मैंने कहीं ना कहीं शुरू में हल्का फुल्का रिवाइज किया। Define and use the terms standard conditions like 298 Kelvin and 101 kilopascal and use the symbol theta for these conditions। Enthalpy change with particular reference to delta HR, delta HF, delta HC, delta H neutralization हमने किया हुआ। Understand that energy transfers occur during chemical reactions because of the breaking and making of the chemical bonds, ये भी understanding है। Use bond energies to calculate enthalpy change of reaction, ये वाला, इसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। फिर कहता है understand that some bond energies are exact and some bond energies are averages। ये कौन सी bond energies exact हैं और कौन सी bond energies averages हैं, इसके लिए हम कहीं रीटेक की क्लास में डिस्कस करेंगे कि कार्बन का जो मोनोऑक्साइड है तो वहाँ कैसा बॉन्ड है, कार्बन का जो डाइऑक्साइड है तो वहाँ कैसा बॉन्ड है, फिर देखेंगे कहाँ कहाँ किधर किधर एवरेज हमने निकालनी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फिर कहते हैं कैलकुलेट एंथैल्पी चेंजेस फ्रॉम अप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ द रिलेशनशिप दैट इज ये जो डेल्टा H इज इक्वल टू MC डेल्टा T ओवर N, उसने वहाँ MC डेल्टा T ओवर N के साथ क्या लगाया, एक माइनस लगाया हुआ है। क्या लगाया जी, ये उसने माइनस क्यों लगाया हुआ है जी भाई, एनीवन स्पेसिफिकेशन में यहाँ माइनस क्यों लगाया हुआ है जी अमल? हाँ, वो कहते हैं सर जी जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर राइज होता है तो डेल्टा T क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो टेम्परेचर राइज हुआ है, डेल्टा T क्या आएगा, पॉजिटिव। तो फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहां से कैलकुलेट करो तो डेल्टा H पॉजिटिव आता है, असल में क्या होता है तो उसके लिए माइनस यहां लगाया गया है। और अगर किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखोगे तो उसका ओवरऑल डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे आएगा, ये वाला माइनस, और डेल्टा T चूंकि क्या होगा कम तो वो माइनस आएगा, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, वो माइनस और ये वाले माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे। तो ओवरऑल एंड पे आपको माइनस देखने की जरूरत, तो वो ये कहना चाहते हैं यार या तो एंड पे माइनस देख लीजिएगा या शुरू में ही प्लस माइनस को एडजस्ट कर लीजिएगा, ये वाला काम हो गया। फिर आगे चलें जी, फिर अब वो कहते हैं जी अप्लाई हेसेस लॉ टू कंस्ट्रक्ट सिंपल एनर्जी साइकिल्स, वो भी मैं कराऊंगा। फिर कैरी आउट सम कैलकुलेशंस यूजिंग दीज साइकिल्स एंड द रेलेवेंट एनर्जी टर्म्स इंक्लूडिंग क्या, इंक्लूडिंग द डिटर्मिनिंग एंथैल्पी चेंजेस दैट कैन नॉट बी फाउंड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, या कोई डिटर्मिन करें कोई बॉन्ड एनर्जी डेटा या वगैरह वगैरह जो भी है वो वगैरह वगैरह कहता है यार एक ये कैलकुलेशन भी आनी चाहिए और एक ये वाली कैलकुलेशन भी आनी चाहिए और हेसेस लॉ भी अप्लाई करना आना चाहिए। तो AS की स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक सिर्फ हेसेस लॉ रह गया है, ठीक है, और बाकी मैंने सारा करा दिया है। जो AS की स्पेसिफिकेशन में लिखा है उसमें से और कुछ भी मुझे रिव्यू नहीं करना, एक हेसेस लॉ रह गया है। अब मैं आता हूँ A2 वाली स्पेसिफिकेशंस की तरफ। A2 वाली स्पेसिफिकेशन में देखता हूँ कि मैं हेसेस लॉ तक कब जाऊँगा। पहला टॉपिक को कहता है जी डिफाइन एंड यूज द टर्म्स, क्या, इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन पढ़ा दिया था। फिर डिफाइन एंड यूज द टर्म डेल्टा H लैटिस, वो भी पढ़ा दिया था। डिफाइन एंड यूज द टर्म इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो भी पढ़ा दिया था। बस उसने आगे क्या कह दिया है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज। फिर उसने आगे कहीं लिखा होगा एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जीज। फिर उसने आगे कहीं लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जीज। तो जो हमने वो तीन पीछे न्यू चीजें पढ़ी हैं, कौन कौन सी, डेल्टा H हाइड्रेशन, डेल्टा H लैटिस और डेल्टा H इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो कहता है भाईजान उसके जरा पहले क्या करो, उसके पहले कुछ ट्रेंड्स जो हैं उसकी पहले कुछ फैक्टर्स एक्सप्लेन कर दो जो उसको अफेक्ट करते हैं, फिर उसको कुछ ट्रेंड्स एक्सप्लेन कर दो कि ग्रुप 16 या 17 में क्या ट्रेंड्स होते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जनाब साहब
फिर आगे ये एक टॉपिक है बोर्न हेबर साइकिल दैट इज एसोसिएटेड विद हेसेस लॉ। तो आई थिंक मुझे अभी क्या करना है, मैं अभी आपको हेसेस लॉ नहीं कराना चाहता। क्यों भाई? चूँकि यहाँ पर उसने A2 की स्पेसिफिकेशंस अगर फॉलो करूँ तो वो क्या मांग रही हैं, वो ये कहती हैं बेटा वो पहले वो जो आपने नई टर्में पढ़ी हैं उन नई टर्म्स का तो कुछ सीख लो यार, उन नई टर्म्स की कोई क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन तो सीख लो, उसके बाद उसको जाकर बॉर्न हेबर साइकिल पे एडजस्ट करते हो या उसके बाद उनको कहीं जाकर हेसेस लॉ के साथ रिलेट करते हो, वो काफ़ी सारी चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं आई थिंक। बल्कि आप एक कटा खोल दिया है तो कटे को ख़त्म कर ही देता हूँ, कटे को लेके ख़त्म करता हूँ, फिर मैं एक एक करके बुनियादी चीज़ें दोबारा समझाना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन यार इसको पहले वाइंड अप करें, एएस वाली बात है, मैं एएस वाला खाता ख़त्म करना चाहता हूँ। बताएं यार ये क्या होता है, हेसेस लॉ क्या होता है, व्हाट डज इट स्टेट? अंग्रेजी में लिखवाऊंगा, सिंबल्स में लिखवाऊंगा। इट स्टेट्स व्हाट, कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका जो इंथैल्पी चेंज ऑफ द डायरेक्ट रूट है या जो उसका इंथैल्पी चेंज ऑफ द इनडायरेक्ट रूट है वो दोनों क्या हैं? सर वो दोनों बराबर हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या वो कहना चाह रहा है? इंथैल्पी चेंज ऑफ द डायरेक्ट रूट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू द इंथैल्पी चेंज ऑफ द इनडायरेक्ट रूट ऑफ अ रिएक्शन। इसको मसला इस बात से जरा एक काम करें, जिस सिंबल्स में लिखेंगे। पांचवा तरीका क्या है? इंथैल्पी चेंज ऑफ क्या, थीटा लिखें या ना लिखें, इंथैल्पी चेंज ऑफ द डायरेक्ट रूट ऑफ द रिएक्शन। जो डायरेक्ट रूट होगा उसका तो एक इंथैल्पी चेंज होगा ना, ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या, सम ऑफ the enthalpy changes of the indirect root of the reaction। या तो आप ये लिख देंगे या आप ये लिखेंगे कि सर ये इंथैल्पी चेंज ऑफ क्या, रूट ए ऑफ द रिएक्शन is equals to the enthalpy change of क्या, of root B of the reaction। बल्कि यहाँ पे आप sum भी लगा दें, sum of enthalpy changes in the root A of the reaction is equal to क्या, it is equals to sum of enthalpy changes in the root B of the reaction। Sum of enthalpy changes of root A of the reaction is equal to sum of enthalpy changes of the root B of the reaction। इस स्टेटमेंट में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं था, इस इक्वेशन में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम अगर होता है तो किस में होता है? एनर्जी साइकिल बनाने में प्रॉब्लम होती है। किधर प्रॉब्लम होता है जी? प्रॉब्लम बेटा जी हमेशा किधर है? प्रॉब्लम है इधर एनर्जी साइकिल के अंदर। तो एक सवाल लिखें जी, इधर जाके नोट लिखिए, टू अप्लाई दिस लॉ to apply this law we need to construct simple energy cycles। we need to construct क्या जनाब? we need to construct simple energy cycles in AS level। We need to construct simple energy cycles in AS level और Born-Haber cycle in A2 level। क्या लिखा है जी? कंस्ट्रक्ट क्या? सिंपल एनर्जी साइकिल इन AS लेवल और दूसरी तरफ क्या? BORN बोर्न डैश HABER हेबर, Born-Haber साइकिल इन A2 लेवल। लो जी, यहां पे एक मसला आता है, सर जी सादी साइकिलें ड्रॉ होती नहीं हमसे, आप बातें कर रहे हैं किसकी? बॉर्न-हेबर साइकिल की। तो हमें जो सिंपल एनर्जी साइकिल्स हैं उसमें इतना प्रॉब्लम है, तो बॉर्न-हेबर साइकिल में तो पता नहीं क्या होगा। आपकी इतला के लिए अर्ज़ ये है
सिंपल एनर्जी साइकिल जो पिछले साल थी वो हमें खुद से बनानी थी, उसका कोई रूल नहीं होता था, तो इसलिए अजीब सी लगी हमें। तो उधर बॉर्न रिवर्स साइकिल के रूल्स होंगे, बड़ा क्लासिफाइड काम होगा, तो वो आसान लगेगा आपको। सिंपल एनर्जी साइकिल अभी भी आपको अजीब लगेगी, सर कहाँ से स्टार्ट करूँ यार, कहाँ से ख़त्म करूँ। लेकिन जहाँ तक बॉर्न रिवर्स साइकिल का ताल्लुक है वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब वो इस कॉन्सेप्ट को आसान करने के लिए किसी साइंसदान का एक तरीका है, हम उस तरीके को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, उस साइंसदान के तहत एक पर्टिकुलर तरीके से साइकिल बनाओ ना तो हमेशा सही ही बनेगी। अब वो क्या साइंसदान है, बोन और हेबर दो हैं, उन्होंने क्या साइकिल बनाई है, किस तरीके की बनाई है, उसकी तरफ तो हम क्या करेंगे, आई थिंक इसकी तरफ मैं बाद में जाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं इसकी तरफ जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वो जो पीछे की कुछ टर्म्स हैं उन टर्म्स की क्या बोलते हैं थोड़ी मज़ीद डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, तो एक छोटा सा नोट और लिखिए, टू बी एबल टू ड्रॉ दीज साइकिल्स, टू बी एबल टू ड्रॉ दीज साइकिल्स, to be able to draw these cycles, we shall study some energy changes, some enthalpy changes in more detail. We shall study some enthalpy changes in more detail. We shall study some enthalpy changes in more detail. कौन कौन से वैल्यू को मैंने more detail में करना है जी? I think जो यहाँ पे मैंने शुरू में की लिखवाई थी डेल्टा एच एटमाइजेशन, उसकी चंगी भली डिटेल दे दी है मैंने। अगर आप उसकी एग्जांपल्स देखें तो मैंने सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, मेटालिक एग्जांपल भी दी हुई है, नॉन मेटालिक एग्जांपल भी दी हुई है, मैक्रोमोलिक्यूलर के सॉलिड की एग्जांपल भी दी हुई है, सिंपल मॉलिक्यूलर की एग्जांपल भी दी हुई है, एटमाइजेशन की मैंने हर तरह की मिसाल दी हुई है। फिर अगर हम आयनाइजेशन की बात करें, सर आयनाइजेशन तो पूरा चैप्टर था हमारे एएस लेवल के अंदर। आई थिंक 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू कौन सी स्पेसिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू A2 वाली स्पेसिफिकेशंस। इट इज़ नंबर 1 EA, देखें जी लिखा ना, क्या लिखा आपने, टू बी एबल टू ड्रॉ दीज साइकिल्स वी नीड टू क्या, वी शैल स्टडी सम इंथैल्पी चेंजेस इन, वो अंडरलाइन करें सम इंथैल्पी चेंजेस। वहां मैं किन इंथैल्पी चेंजेस की बात कर रहा हूं जिनको मुझे और डिटेल में पढ़ाना है, वो कौन सी वाली हैं जी, सर जी वो ये एक डेल्टा एच ई डॉट ए है, फिर उसमें एक डेल्टा एच एच वाई डी है, फिर उसमें एक डेल्टा एच एल ए डबल टी है। इन तीनों को मैंने क्या करना है, इन तीनों को मैंने ज़्यादा डिटेल में जाकर आपको समझाने की कोशिश करनी है। और इनकी समझ के बाद क्या होगा, हाँ जी, इनकी समझ के बाद मैं वापस किधर पलटूंगा, मैं उधर वापस इधर या तो सिंपल एनर्जी साइकिल्स की तरफ या फिर बॉर्न हेबर साइकिल की तरफ पलटूंगा। तो उनके लिए क्या करें, आई थिंक हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, मुझे आपको जनाब जी ये डेल्टा एच ई डॉट ए, अगर मैं स्पेसिफिकेशंस देखूं तो उसने क्या कहा, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज ऑफ द एलिमेंट्स, फिर उसके एक्सप्लेन करने ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज डाउन द ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। आई थिंक मुझे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डिटेल देनी है, तो हेडिंग दीजिए डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है जी। मैं जगह नहीं, फिर आगे दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे, यहाँ जगह ना छोड़ें, इधर सीधा सीधा हेडिंग दीजिए डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जी तो भाई क्या डिटेल दूं जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, पहले तो मुझे ये बताएं, उसको डिफाइन दोबारा कराएं, अंडरलाइन द वर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अंडरलाइन द वर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसकी डेफिनेशन सुनाए जी, क्या होता है ये, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन क्या, व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू, उधर पिछले पेज से उठा के कॉपी पेस्ट करें जल्दी से। के नीचे मिसाल कौन सी देंगे, किसी भी नॉन मेटल की मिसाल दे दें,
कौन से वाले नॉन मेटल की मिसाल दी जाएगी जी? सर ज़्यादा बेहतर है किसी ग्रुप नंबर 17 वालों में से आई थिंक क्लोरीन की मिसाल दे देते हैं। किसकी देते हैं जी? क्लोरीन की मिसाल दे दीजिए। क्या मिसाल देंगे? Cl के गैसियस एटम्स हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, Cl1 नेगेटिव गैसियस आयंस बनाएंगे। इस स्टेप की जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी चेंज है उसको E.A मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। इसकी अगर मेरे पास कहीं वैल्यू लिखी है तो है -349 किलो जूल्स पर मोल। अच्छा, इसको ये तो आपने लिख दिया। टॉपिक है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज। हेडिंग दीजिए, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज? जी तो भाई प्लीज बताइए। आई होप आपने एएस लेवल में एक टॉपिक पढ़ा होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जीज वाला। कौन सा? ये आयनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते थे? हाँ जी, हाँ, सबसे पहले तो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस अफेक्ट करता था कि जी वो ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो यहां पर भी आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन ने अगर ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन को अगर तो ऐड करता कौन है? खींचता कौन है इलेक्ट्रॉन को? वो न्यूक्लियस ही खींचता है। तो न्यूक्लियस का कौन सा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होगा? चार्ज। तो आई थिंक क्या लिखा आपने सवाल? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज? 3 लिखेंगे जी। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 लिखिए जी न्यूक्लियर चार्ज। नंबर 1 लिखिए जी न्यूक्लियर चार्ज। नंबर 2 आयनाइजेशन एनर्जी का एटम के साइज के साथ लेना होता था। हाँ, कि जी वो जितना साइज जो है वो बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा। तो आप भी यहां पर भी क्या होगा? जितना साइज छोटा होगा उतना ऐड करना क्या होगा? आसान होगा या ज्यादा एक्सोथर्मिक? आई थिंक दूसरे नंबर पे लिखिए जी एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। और तीसरे नंबर पर क्या लिखेंगे? आई थिंक अगर आप तीसरे नंबर पर शील्डिंग इफेक्ट लिखना चाहते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट लिख दीजिए। आई थिंक ये शील्डिंग इफेक्ट उसी खाते में नहीं आ जाएगा, साइज वाले खाते में, ठीक है। तो तीसरा इफेक्ट जो है ना, मैं लिखवाना चाहता हूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये लिख दीजिए जरा, तीसरा फैक्टर लिखिए जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तीसरा फैक्टर लिखिए जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लो जी, अब बारी बारी क्या करते हैं? अब बारी बारी एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला कौन सा डिस्कस करें जी? जरा न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस करते हैं, और मैं साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी भी डिस्कस करता जाऊंगा। क्या क्या भाई? वो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी डिस्कस करता जाऊंगा। तो समझिए वो रीटेक वाली क्लास भी हो रही होगी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड। ऐसे ही ना? तो मतलब दोनों के एक दूसरे से, एक में इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक में इलेक्ट्रॉन डालना है। अच्छा, अगर हम एक एंडोथर्मिक और एक इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हुए एनर्जी निकलेगी, उस केस को हम एंडो बोलेंगे। और इस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम, याद रखिए मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज एंडोथर्मिक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स ऑलवेज क्या? ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अच्छा, तो वहां पे हम कहते थे कि सर जी अगर किसी न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? चार्ज वैसे कौन डिफाइन करता है? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, अच्छा प्रोटॉन्स का नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, प्रोटॉन नंबर भी ज्यादा होगा, प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होगी, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ज्यादा होगा, ability of the nucleus to attract the valence electron, valence से भी बाहर वाला incoming electron, वो ability क्या होगी? ज्यादा होगी। तो energy released क्या करने के लिए? energy released while the electron is added, वो भी क्या होगी? वो भी ज्यादा होगी। तो आई थिंक पहला फैक्टर लिखिए जी, greater the atomic number, greater the atomic number,
ग्रेटर द एटॉमिक नंबर, कॉमा लगा के लिखे, ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, greater the atomic number, greater the number of protons, greater the nuclear charge. Greater will be the greater the atomic number, greater the number of protons, greater the nuclear charge. तो क्या होगा? Greater will be क्या है जी? Greater will be the attraction for the incoming electron. Greater will be the attraction for the incoming electron. Greater will be the attraction for the incoming electron. So what? This will result in क्या? This will result in what जी? थोड़ी एनर्जी निकलेगी, ज्यादा एनर्जी निकलेगी. This will result in a larger amount of energy released when the electron is added. Okay, this will result in a larger amount of energy being released. This will result in a larger amount of क्या जनाब? Energy being released during the addition of electron, during the gain of electron, during the gain of electron, during the gain of electron. अच्छा जी, यहां तक किसी को परेशानी है जी? तो इस सिचुएशन में मैंने न्यूक्लियर चार्ज का इन्फ्लुएंस आपको समझा दिया है कि न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होगा अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, आपने पहला फैक्टर लिखा, क्या लिखा जी? न्यूक्लियर चार्ज. और आपने अपनी कहानी में सुना है कि न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं? हाँ जी, एटॉमिक नंबर पर. तो ये हमारा एक पहला फैक्टर है. तो मैंने क्या कहा कि अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो जो अट्रैक्शन है बिटवीन क्या? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड क्या? एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, क्या होगी? ज्यादा होगी. तो जो उस अट्रैक्शन ज्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन के ऐड होते वक्त एनर्जी का जो रिलीज है वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा. तो हमने कहा जी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा. तो मसला इस बात से. अच्छा, दूसरा फैक्टर मैंने क्या लिखा है? एटॉमिक साइज. अच्छा चलें, एटॉमिक साइज का ताल्लुक किसके साथ है? मतलब इसके लिए एक लफ्ज क्या होता है? एटॉमिक रेडियस. ये एटॉमिक रेडियस का हमने क्या पढ़ा हुआ है पिछले साल? पढ़ा जी हमने एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस का हमने ट्रेंड अलोंग द पीरियड भी पढ़ा है और उसका ट्रेंड हमने डाउन द ग्रुप भी पढ़ा है. जरा मुझे प्लीज बताइए एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है? अब सर ये तो डिपेंड करता है कि आप अलोंग द पीरियड का सवाल पूछ रहे हैं या आप डाउन द ग्रुप का सवाल पूछ रहे हैं. अगर हम अलोंग द पीरियड का सवाल पूछ रहे हैं तो क्या होता है? तब एटॉमिक रेडियस क्या होता है? छोटा होता है. किस खुशी में छोटा होता है? सर असल में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बेशक इंक्रीज हो रहे होते हैं, लेकिन शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे होते, जिसको हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज नहीं हो रहा होता. तो हमने एक एंड पे टर्म निकाली थी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है अलोंग द पीरियड. तो साइज क्या हो जाता है? आई थिंक इस साइज का लेना देना पता किसके साथ है? शील्डिंग इफेक्ट के साथ. अच्छा, तो मैं इस सेकंड फैक्टर को समझाने की कोशिश करता हूं. मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूं जी कि मैं बात कर रहा हूं, मैंने वैसे एक्सप्लेनेशन डाउन द ग्रुप की ज्यादा देनी है. अगर मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो क्या होता है? तो नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, एटॉमिक साइज ज्यादा, एटॉमिक रेडियस ज्यादा, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कम होती है. तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड इज, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड, क्या होता है? किसी को मसला है इस बात से? सो यू नो, एक काम कीजिए, इसके लिए सेकंड जो एक्सप्लेनेशन देनी है उस पर जाएं जी. सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या देनी है? पहले वाले एक्सप्रेशन क्या दिया मैंने?
ग्रेटर द एटॉमिक नंबर, ग्रेटर द प्रोटॉन नंबर, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द अट्रैक्शन। अच्छा, अब दूसरी एक्सप्रेशन मैंने क्या देनी है, मैं वो एज वी मूव डाउन द ग्रुप का समझा देता हूं। लेकिन जी एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, as we move down the group, क्या क्या ज्यादा होता है? हाँ जी, प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियर चार्ज, ये तो सब ज्यादा होता ही होता है, लेकिन इसमें हमें नंबर नहीं मिलेगा। हम क्या कहते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, मतलब शील्डिंग इफेक्ट ये लिखें, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। फिर आगे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। लिखें जी, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। जिसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करता है। लिखें जी, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, दिस विल रिजल्ट क्या, सो द, बल्कि लिखें सो द अट्रैक्शन बिटवीन, लिखें सो द attraction between the nucleus and the incoming electron, वो क्या करती है, क्या करती है भाई, साइज बड़ा हो जाए तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द कौन से इलेक्ट्रॉन्स, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, सर जी डिक्रीज हो जाती है। दिस रिजल्ट्स इन क्या है जी, अगर अट्रैक्शन डिक्रीज हो गई है, अगर attraction decrease हो गई है, so this will result in a smaller amount of energy released. So this will result in a smaller amount of energy released. This will result in a smaller amount of energy being released. When क्या? When the electron is added या gained. When the electron is added या gained. When the electron is added या gained. इसका एक मतलब है कि सर जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो वैल्यूज हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज की वो क्या होंगी, सर जी वो क्या होंगी, वो डिक्रीज होंगी। डिक्रीज मतलब लेस एक्सोथर्मिक होंगी। तो एक काम करिए, एंड पे जाके एक नोट लिखिए, हेंस द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज, hence the values of electron affinities become less exothermic as we move down the group, as we move down the group. और अगर यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज आपको लिखवाना चाहूँ तो जरा प्लीज उन वैल्यूज को सुन लीजिए। डाउन द ग्रुप किस किस की, कौन सा ग्रुप लिखवाऊँ जी, वो स्पेसिफिकेशंस कहते हैं डाउन द ग्रुप 16 भी लिखवाएं और डाउन द ग्रुप 17 भी लिखवाएं। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप 16 लिखवाऊं तो 16 में उसने क्या किया हुआ है, बल्कि 17 लिखवाऊंगा, क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Cl1 नेगेटिव, इसकी वैल्यू है -349। ब्रोमीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू क्या है, -325। आयोडीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू क्या है, -295। हेलो जी। और फ्लोरीन यू नो क्या है, फ्लोरीन क्या होता है सर, वो तो आपको पता है, थोड़ी एक्सेप्शनल सा उसका फिनोमेना होता है, उसको ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है। और अगर आप यहाँ से भी नीचे जाना चाहते हैं, देयर इज दिस एस्टेटीन की वैल्यू भी है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू एस्टेटाइड, एंड उसकी वैल्यू क्या है जी, -270, -270।
जी तो भाई यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? हाँ जी, नहीं? आई थिंक यहाँ पे जाके मैं आपके लेक्चर का, मैं उसकी तरफ कल के लेक्चर में बात करूँगा, क्योंकि वो ग्रुप 17 या 16 से रिलेट नहीं होता।